हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में स्वागत है। तो कल तक हमने क्वेश्चन 2 को देख लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसके बाद इसको बनाने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमको। कह रहा है कि किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 आदमी हैं और उनको क्या करना है कि एक रूम में कितने आदमी होने चाहिए? 32। कितने सदस्य होंगे एक रूम में? 32। ठीक है, उनके पीछे क्या करना है आपको? मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह को, 2 समूह है, एक ए और एक बी। अब क्या करना है इन दोनों को कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मान लीजिए इधर 4 है, 4 स्तंभ इधर है तो 4 स्तंभ भी इधर होगा। ठीक है, 2 समूह में मार्च करना है उनको। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना है हमको अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है जिसमें वे क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी आपको क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको स्पष्ट बताया गया होगा वहां पे लिखेगा कि अधिकतम संख्या, जहां भी आपको अधिकतम संख्या दिखे वहां पे आपको समझ जाना है कि ऐसे प्रश्न को हम लोग HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहां भी आप क्वेश्चन में अधिकतम संख्या या अधिकतम दिखे तो वहां पे आपको समझ जाना है कि इसका क्या करना पड़ेगा? HCF ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो HCF आएगा वो स्तंभ की संख्या इसकी बताएगी कि कितने स्तंभ में 616 व्यक्ति रह सकते हैं। ठीक है, जिसमें समान 2 स्तंभ होना चाहिए, एक और ए और एक बी। ठीक है, तो आइए हम इसका HCF निकालते हैं और देखते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आती है। अच्छा, आपने विकृत विभाजन एल्गोरिथम से भी HCF ज्ञात करना सीख लिए हैं और आवाज गुणनखंड विधि से आप तो पहले ही सीखे हैं। तो यहाँ पे बताया नहीं गया कि किससे निकालना है, आपको जैसे इच्छा, और भाग विधि से भी आपने HCF निकालना सीखा है। ठीक है, तो आप जैसे इच्छा वैसे आप HCF इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लिए A बराबर कितना है? 616 और B कितना है? 32। अब जानते हैं कि बड़े वाले को A मानते हैं और छोटे वाले को B। और फिर हम यहाँ से चाहें तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और उसके लिए कंडीशंस होता है R 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा तथा B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो A की जगह पर A का मान रख देना है 616 और B की जगह पे 32 है तो 32। Q हमें मालूम नहीं है, उसका जगह छोड़ देते हैं और मालूम नहीं है। अब इससे हम भाग देंगे, इसमें जानते हैं B से भाग देना होता है A में, तो हमको Q और R मिल जाएगा। तो B से भाग दीजिए 32 से 616 में, 32 से कम 32, 9, 2, 6 आ जाएगा। 9 3 27, 9 टाइम्स 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। 16 से 8 गया 8, इधर हो जाएगा 8 8 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। यहाँ पे 19 आ गया है भागफल और शेष कितना हो गया है? 8। फिर इसको हम लोग क्या इस पे ले जाके चले जाते हैं, जो भाजक होता है उसको भाज्य बना देते हैं और फिर जो शेष बचा रहता है उसको भाजक। तो 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा? 4 और प्लस में 0। तो जब शेष 0 हो जाता है तो वहाँ का जो भाजक होता है उसको हम बोलते हैं HCF। अतः HCF बराबर कितना आ गया? 8।
यहाँ पे लिखेंगे। जब HCF 8 आ गया यानी आपके स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है यहाँ पे कि जब भी क्वेश्चन में अधिकतम दिखे तो वहाँ पे HCF निकालना है, और जब क्वेश्चन में न्यूनतम दिखेगा तो वहाँ पे आपको LCM निकालना है। इतना बात आपको याद रखना है, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन में अधिकतम पूछी जाए तो HCF और न्यूनतम पूछी जाएगी तो LCM, इसको याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। तो हमने क्वेश्चन 3 को देख लिया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसा कि आपने इसको पढ़ लिया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, उसी का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m के फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। इसी को प्रूव करना है। आइए पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा कि क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए हम 7 को ही ले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जैसे ही इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। वर्ग करने का मतलब है इसको 2 बार गुना, 7 गुना 7 तो 49 आ जाएगा। अब किसी पूर्णांक m के लिए 3m के फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। कहने का अर्थ है इसका कि जो 49 है, अगर हम इसको BQ + R के फॉर्म में चेंज करें, BQ + R के फॉर्म में, जहाँ B कितना है? 3 है। B कितना है? 3 है। और कोई पूर्णांक, वहाँ पे जो पूर्णांक होगा तो क्या होगा? m होगा। तो देखते हैं इसको, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 6 18 बच जाएगा 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको हम कोई ना कोई पूर्णांक मान लें, कोई ना कोई पूर्णांक, तो 3m हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो 49 है 3m + 1 के फॉर्म में है, अगर हम इसको कोई ना कोई पूर्णांक मान लें तो। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। जैसे ही मान लीजिए 8 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 64, और इसको हम b के जगह पे 3 रखेंगे, 3 से इसमें हम भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक होगा और यहाँ पे शेष। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 + 1 शेष बच जाएगा कि नहीं? तो देखिए, तो इसको अगर हम m मान लें, m तो 3m + 1 के फॉर्मेट में आ गया। तो इसी को बस प्रूव करना है। आ रहा है समझ में? कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा, उसका वर्ग करिएगा और जो नंबर आएगा वो हमेशा 3m के फॉर्म में आएगा या 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। इसी को हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो हमने ऐसे समझ लिया है। ठीक है, इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मान के चलना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है? a। कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तभी तो हम वर्ग करेंगे ना। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। यहाँ पे देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि b के जगह पे कितना है? b के जगह पे देख लीजिए, तो b के, यही तो b है ना, BQ + R है ना, BQ + R, तो b के जगह पे कितना है? 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे
तथा b बराबर 3 तथा b बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जो फॉर्मेट है यहीं से हमको पता चल जाता है कि b का मान कितना है। इसको देखने पे पता चल जाता है b का मान 3 है। आप समझ पाए होंगे। ये तो हमने माना है, b कहाँ से लिखा, इस फॉर्मेट से, क्योंकि b के जगह पे कितना रखा है 3, इसलिए हमने यहाँ पे b का मान कितना लिए हैं 3। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब जब दो संख्याएं दी गई हो a और b, तो वहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब वहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो स्टेटमेंट होता है क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ r जो होगा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा तथा b से हमेशा क्या होता है, छोटा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, a की जगह पे a का मान रख देना है, a की जगह पे a का मान, बराबर की जगह पर बराबर, b की जगह पर b का मान, b का मान कितना है 3 है, b का मान 3, फिर गुना। तो यहाँ पे a का मान नहीं दिया गया, इसलिए q का q लिखना पड़ेगा। a का मान दिया रहता तो हम भाग दे लेते और q का मान भी मालूम चल जाता और r का भी मालूम चल जाता, लेकिन यहाँ पे तो a का मान नहीं दिया गया ना, तो नहीं दिया गया तो q का q लिखना पड़ेगा और r का r लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तथा यहाँ पे देखिए 0, b के जगह पे कितना रख देंगे 3, b के जगह पर क्या रखेंगे 3, कि b की जगह पे 3 है तो यहाँ पे b की जगह पे भी 3 हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे संभावित r क्या हो जाएगा, इसलिए संभावित r देखिए तो कितना आ रहा है, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और 3 नहीं होगा, क्योंकि जो b का मैक्सिमम b के जगह पे कितना है 3, तो r इससे छोटा होना चाहिए, तो 3 नहीं होगा। कहाँ तक होगा, 0 1 2 होगा, ठीक है, क्योंकि r का जो मान है 0 हो सकता है, इसलिए 0, फिर 3 से छोटा यानी 1 2 लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक बार r को रखना है इसमें और फिर उसका क्या करना है, पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। तो आइए लिखेंगे जब r बराबर 0, तो a का जो मान होगा देख लीजिए कितना हो जाएगा 3q और प्लस 0 होगा ना, ठीक है। अब 3q, अब यहाँ पे एक और काम कर लीजिए, पहले इसको कर लेते हैं, 3q और 0 कर देंगे 3q हो जाएगा, ठीक है। अब तो पूर्णांक a था ना, अभी पूर्णांक a है, क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक a, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, तो वर्ग कर रहा है तो हमको वर्ग करना पड़ेगा इसको, आ रहा है समझ में ना। तो जैसे ही इसको वर्ग करेंगे, इस साइड वर्ग किए तो इस साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने का मतलब है इधर जितना होगा पूरे पे वर्ग और इधर जितना होगा पूरे पे वर्ग, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि यहीं पे लिख देते हैं इसी के बगल में, ठीक है। देख लीजिए a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता है बीच में, तो क्या समझते हैं, गुना समझते हैं। होता क्या है इसमें, इसको हल करने के लिए अंक का स्क्वायर करेंगे तो 9 और फिर q का स्क्वायर करेंगे, गुना का गुना q स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे गुना लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये कितना हो गया 9q स्क्वायर। अच्छा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन कर सकते हैं, 3 को यहाँ पे से कॉमन कर देंगे, यानी 3 कॉमन करने का मतलब है इसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से इसमें जैसे ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 में भाग 9 में भाग दिए तो 3 आ गया, q स्क्वायर का q स्क्वायर बच गया। अच्छा इसको अगर हम पूर्णांक m मान लें, क्या मान लें, m, इसको m मान लें तो 3m के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, आ गया समझ में। तो जैसे ही हमने r की जगह पे 0 रखा है तो हमको जो धनात्मक पूर्णांक a माने हुए हैं उसका वर्ग कितना आ रहा है, 3m के रूप में आ गया, ठीक है।
आ रहा है बात समझ में। अब हम आर की जगह पे कितना रखेंगे, 1 को रखकर देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक जो है ए है, अच्छा ए का रूप अब इतना हो जाएगा, आर की जगह पे 1 रखना है तो आर की जगह पे 1 रखेंगे तो इतना हो जाएगा। अब फिर इसका हम क्या करने वाले हैं, वर्ग करने वाले हैं, क्वेश्चन में वर्ग कर रहा है तो इसका वर्ग करेंगे, इस साइड वर्ग करेंगे ना, इस साइड वर्ग कर दिए तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। 3q + 1 था, टोटल पे हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। आ रहा है समझ में। तो जैसे ही हमने इसको वर्ग किया तो इधर आ जाएगा a² बराबर, ठीक है। अच्छा इसको स्क्वायर करना है, 3q + 1 का स्क्वायर करना है। देखिए तो इसको a मान लेना है, आपको क्या मान लेना है, a, इसको मानेंगे b। तो यहाँ पे देख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जा रहा है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं, क्या होगा a² का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर + 2ab, 2 × a × b, ठीक है, अब प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर + 2ab + b², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। तो a का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब क्या करना है आपको, a से रिप्लेस करना है, तो a को हटाएंगे तो a के जगह पे कितना है 3q, तो a के जगह पे 3q है तो a के जगह पे हम कितना रख देंगे 3q, ठीक है। और a को हटाना है फिर यहाँ से, तो a के हटा के a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 3q, तो 3q। फिर b को हटाएंगे, b का मान कितना है 1, तो 1। फिर यहाँ से b को हटाएंगे तो 1, तो 1, ठीक है। अब देखिए a² का जो मान आएगा उसको देखिए, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे q² हो जाएगा, प्लस अब इसको देखिए कैसे गुना करते हैं, अंक में गुना होता है तो 3 दूनी 6, q का q, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 × 1 तो 1 ही आएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या करना है आपको, a², ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम 3q को कॉमन कर सकते हैं, तो 3q को कॉमन करेंगे यहाँ से, देख लीजिए 3q, तो इसमें से 3q निकल जाएगा। देखिए कॉमन कैसे करते हैं, इसी में साथ में समझते चलिए। देखिए 9q² + 6q है ना, तो इसको अलग अलग तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × q × q प्लस 3 × 2 × q लिख सकते हैं। तो कॉमन हम प्रत्येक टर्म में से निकालते हैं, सेम जो भी कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 3q कॉमन है, 3q कॉमन है कि नहीं, और यहाँ पे भी 3q कॉमन है, तो इसीलिए हमने 3q को बाहर किया है, ठीक है। तो 3q को यहाँ से बाहर कर देंगे, यानी 3 को कैंसिल कीजिए और q को कैंसिल कीजिए, तो इस टर्म में कितना बच गया, 3q बच गया, प्लस है तो प्लस। अच्छा इस टर्म में से हम 3q को निकाल दिए तो कितना बच गया 2, तो कितना लिख देंगे 2, तो इसे कॉमन करते हैं, ठीक है। अब +1 तो पहले से ही है, ठीक है। तो a का जो स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर देख लीजिए, या यहाँ से 3 को कॉमन कीजिए, केवल 3 को कॉमन कीजिए, तो यहाँ q × q² रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 को कॉमन करते हैं तो 2q, ठीक है। क्योंकि 3m के फॉर्म में लिखना है तो केवल हमको 3 ही कॉमन करना पड़ेगा, इसे 3q यहाँ से कॉमन हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, इस टोटल को m मान लेना है, क्या मान लेना है m, तो इसका जो रूप हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इसको नोट कर लीजिए तेजी में या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा बाकी रह गया है r = 2, तो इसको मिटाएंगे और फिर r = 2 को देखेंगे, ठीक है। तो r = 1 हमने देख लिया था, अब r की जगह पे कितना रखेंगे 2, ठीक है। तो आइए r जब 2 रखेंगे तो देखते हैं कितना होता है, 3q + 2 पूर्णांक हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे
तो वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2, इधर टोटल पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ए भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मान क्या होगा, फार्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी का स्क्वायर, अब ए को रिप्लेस करना है तो ये था ए और ये था बी, तो ए को हटाएंगे और ए के जगह पे कितना था 3q, तो रखेंगे 3q। ठीक है, फिर ए को हटाएंगे तो ए के जगह पे कितना है 3q, तो 3q। ठीक है, अच्छा बी के जगह पे कितना है, बी को जगह पे देख लीजिए, बी के जगह पे कितना है 2 है, तो बी के जगह पे कितना रखेंगे 2 को रखेंगे। ठीक है, और बी के जगह पे कितना है 2, तो 2। अब इसका स्क्वायर करके देखिए तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, फिर क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस, अब अंक से गुना तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना कितना है क्यू, तो क्यू प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से फिर 3 को कॉमन कर लेते हैं, पहले एक स्टेप और लिखने दीजिए हमको, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब इन तीनों में से आपको 3 को कॉमन करना है। ठीक है, तो इसमें से 3 को हम कॉमन करेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर, इसमें से 3q को निकाल लेंगे तो प्लस 3 चौका 12q हो जाएगा, प्लस 3 1 आ जाएगा, और प्लस 1 ये अलग है, तो इसको हम टोटल को क्या मान लेंगे m, तो ये कितना हो जाएगा 3m + 1। ठीक है, तो इसको भी देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3m + 1। तो इससे हमको प्रूव हो गया कि अर्थात कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक लें, ठीक है, जहाँ पे तथा b का मान कितना हो 3, ठीक है, तो वहाँ पे 3 ही हमको रिमाइंडर मिलेगा, और प्रत्येक केस में जो हमको नंबर मिल रहा है 3m या 3m + 1 के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो शायद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको या इसको नोट कीजिए। तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर कल 5 पे बात करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और किसी को भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल्स के साथ लगातार बने रहिए, ऐसे ही करके हम लोग लगातार वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।